नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और मेरे साथ है आज प्रेजेंट मार्केट एक्सपर्ट इस टाइम पे अमित सेठ जी। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, डेफिनेटली जैसे जैसे फ्राइडे आता है जो एक्साइटमेंट है वो और भी ज्यादा हायर नोट पे जाती रहती है, लेकिन आज वीकेंड की एक्साइटमेंट के अलावा एक एक्साइटमेंट और है, और वो एक्साइटमेंट है कि जिस तरीके से शानदार जीत हमने कल वुमेन क्रिकेट टीम की तरफ से देखी है, किस तरीके की बल्लेबाजी, किस तरीके का जो टीम ओरिएंटेशन हमें देखने को मिला, वो काफ़ी ज़्यादा एक कामयाबी है इंडिया के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने खेला है तो वो भी एकदम तारीफ तो डेफिनेटली बनती है, और जो स्पिरिट है वो और भी ज़्यादा यहाँ पे बाउंस अप हो गया है। फीमेल की कैटेगरी में एक और शिखर पे जो टीम इंडिया है वो पहुंचती हुई नजर आई है। काफ़ी इंडिया के लिए गर्व की बात ये है। साथ में वीकेंड भी है और आज है हेलोवीन भी है और नेशनल यूनिटी डे भी है। काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो आज लाइनअप है, जहां से मूड जो है वो थोड़ा सा डेफिनेटली लाइट अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट का मूड कैसा है? मार्केट में भी उस तरीके के संकेत बन रहे हैं कि अपना वीकेंड जो है उसको अच्छी तरीके से एंजॉय किया जाए। ये तो हम अमित सर से जानेंगे, लेकिन इस टाइम पे निफ्टी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे जो थोड़ा सा प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी करीब करीब अपने डे लो के आसपास की ट्रेजेक्ट्री में पहुंच गया है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक देखें मूवमेंट तो ऑटो में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, पीएसयू में, रियलिटी में और एफएमसीजी में यहाँ पे हमें इन ग्रीन ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन रेस्ट ऑफ द अगर हम इस टाइम पे इंडेक्स देखेंगे तो वो इस टाइम पे लाल रंग के साथ, यानी कि बेयर्स की ग्रिप में बंधे हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? वीकेंड है उस लिहाज से क्या इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए या सिर्फ वेट एंड वॉच किया जाए? ये अमित जी से जान लेते हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। जी अमित जी, पहले ही बताइए, कल मैच देखा आपने रात में? नहीं, कल अनफॉर्चुनेटली मैं जल्दी सो गया था, सो आई डिडंट वॉच इट, बट ओके हाइलाइट्स जरूर देखी थी आज सवेरे। जी, डेफिनेटली। मार्केट में किस तरीके का मूड माहौल है? जी कंचन जी देखिए, मार्केट में हमने एक निफ्टी में शार्प रैली रिसेंटली देखी थी और उसके बाद हमने देखा निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में चला गया। थोड़ा सा मार्केट एक्सटेंड हो गया था 10 एमआ से, तो पिछले 2-3 दिनों में जो हल्का फुल्का पुल बैक आया, आई थिंक वी आर रेस्टिंग राइट एट द 10 एमआ। तो 25,800 इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से हमारे लिए थोड़ा एक क्रूशियल लेवल है स्पॉट में, और उसके नीचे हमारा सपोर्ट बनता है जो कि जिसको हम पोजिशनल सपोर्ट कहेंगे, वो 25,600 का है, वेयर आर 20 डेमा प्लेस्ड। तो पोजिशनल जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने थोड़ा मिस किया, मेरा व्यू अभी भी ये है कि कोई डिप टुवर्ड्स 20 डेमा मिले, एग्जैक्टली तो जरूरी नहीं है वहां तक आए, लेकिन अगर आती है तो दैट शुड बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। फिलहाल थोड़ा सा वेट आउट करें, वीकेंड भी है, मंडे तक का इंतजार करें। रही बात निफ्टी बैंक की, इसमें भी जो फैंटास्टिक रैली हमने देखी थी, हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग मोड में है, वी आर स्टिल अबव 10 डेमा। तो यहाँ पे भी अगर कोई पुल बैक 20 डेमा तक आए, जो कि लगभग 57 300 350 के आसपास है, ज्यादा नहीं, 1% नीचे, तो पोजिशनली इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी मेरे हिसाब से। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्रूशियल लेवल्स बता दिए गए हैं। वेट एंड वॉच की सलाह निफ्टी में और बाइंग अपॉर्चुनिटी के लेवल्स भी बता दिए गए हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। इस नंबर पे आपके जो भी पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सीएनबीसी आवाज को या फिर कंचन नौटियाल को टैग करके भी अपने जो सवाल हैं उनको पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले दर्शक के साथ जो हमारे साथ जुड़े हैं लुधियाना से, गौरव जी। गौरव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या सवाल है? मैम मैंने ना गेल लिया था अभी हाल ही में, 850 शेयर है मेरे पास और मैंने 185 की बाइंग है, तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, तो मैंने पूछना था कि ये ठीक है आगे के लिए या थोड़ा लॉस में जा रहा हूँ। जी ठीक है। गेल और जिस लेवल पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है उसी के आसपास की खरीदारी की गई है गौरव जी की तरफ से। अगर पिछले एक साल में देखें तो डेफिनेटली एक लोअर लोस की ट्रेजेक्टरी और उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिला है, लेकिन
परसों से लेके अब तक यहाँ पे हमें एक स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया है गेल के अंदर, बट आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में जिस तरीके का वॉलेटाइल मूवमेंट, अनसर्टनिटी ड्यू टू द ग्लोबल मार्केट्स हमें देखने को मिल रही है, अमित जी क्या लगता है टेक्निकल चार्ट्स पे वो भी एविडेंटली है या फिर यहाँ पे चीजें नॉर्मल है? नहीं, अगर हम गेल की पर्टिकुलरली बात करें तो पिछले 1.5-2 महीने से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन जारी है नियर अबाउट 200 डेमा। परसों के सत्र में जैसे कि आपने भी कहा कि एक अटेम्प्ट इसने जरूर लिया था 200 डेमा क्रॉस करने का, वो थोड़ा सा फिजल आउट, फेल नहीं कहूंगा, फिजल आउट हो गया पिछले 2 दिनों में। हमारा स्विंग लो लगभग 179 के आसपास आता है, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो 179 जब तक इंटैक्ट है, हम यहाँ पे बने रहे। बट अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम नहीं है यहाँ पे, परसों का ब्रेकआउट इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। मुझे लगता है स्टॉक वंस अगेन एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में फिलहाल कोई स्ट्रेंथ नहीं है, 179 का स्टॉप लगाएं और जहां भी आपका लॉस कवर हो एक बार निकल जाए, बिकॉज यहाँ पे अभी कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं नजर आ रहा, रैदर इट इज अ साइडवेज काउंटर। ओके, तो ये थी राय गेल के ऊपर। अगर आपको कोई भी मौका मिलता है तो वहां से आप जो एग्जिट है उसकी पोजीशन बना के चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं, वो है डाबर। डाबर में अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे एक गिरावट का सिलसिला देखने को मिला। दरअसल इसके कल Q2 के हमें नंबर्स देखने को मिले थे। ऑन द फेस ऑफ इट अगर हम नंबर्स देखें तो नंबर्स में हमें कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी स्ट्रीट को नंबर्स पसंद नहीं आए हैं। अगर टॉप लाइन की बात करी जाए तो 5% का उछाल वहां पे था, वहीं अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 7% का इजाफा वहां पे भी हुआ था। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं वहां पे भी हमें एक स्टेबिलिटी नजर आई थी। लेकिन नंबर्स के पीछे का राज क्या है, आउटलुक क्या है, इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CFO अंकुश जैन। अंकुश, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। और इस टाइम पे अगर हम नंबर्स की बात करें तो डेफिनेटली नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट हमें ठीक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट में आज थोड़ी सी यहाँ पे प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज हमने देखी थी कि जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके का रहा, डिमांड में किस तरीके के चेंजेस आए आफ्टर जीएसटी, और इन्वेंट्री में किस तरीके के बदलाव देखे गए Q2 के अंदर। इस क्वार्टर में वाइल हमने अच्छे रिजल्ट्स दिए, ओवरऑल टॉप लाइन 5.4%, ऑपरेटिंग मार्जिन 6.4 और पैट भी 6.5%, बट थोड़ा सा डिसरप्शन रहा towards the last 15 days of the quarter. In fact, I would say from 10 September to almost 25th September, wherein traders ने थोड़ा परचेजेस अपनी हॉल्ट कर दी थी बिकॉज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिसमैच जो उनको लग रहा था कि होगा। तो डिस्पाइट दैट हमने ऑलमोस्ट 5% की ग्रोथ दी है, which I think is and is also demonstrated by market share gains across our categories. तो इन्वेंट्री लेवल फर्स्ट 10-15 डेज में थोड़े कम हुए। We had also curtailed our production to minimize the inventory of higher MRP produced stocks. And जैसे ही GST का रेट था जिस दिन 22nd September, we started with new MRPs with we started selling at reduced MRPs. So I think थोड़ा सा disruption रहा, but as an organization, entire team worked towards a seamless and flawless step by the government. This will improve demand. डिमांड थोड़ा सा इम्प्रूव होने की काफ़ी दिख रहा है हमें, और ऐसा भी लग रहा है कि coupled with good winters, next 4 to 5 months should give good results. ओके, तो ये तो रेवेन्यू की बात हो गई और ओवरऑल नंबर्स के बारे में आपने बात करी, लेकिन इस टाइम पे अगर मैं की सेगमेंट एरियाज की बात करूं तो मैं आपकी जो रिपोर्ट है उसमें पढ़ रही थी कि वहाँ पे डेफिनेटली जो ग्रोथ को लेके चैलेंजेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जो नंबर्स हमें देखने को मिले हैं यहाँ पे कौन से सेगमेंट ऐसे हैं जिसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया यानी कि सपोर्ट किया है? तो जैसे मैंने कहा ओवरऑल 5.4, और इंडिया में जो इंडिया एफएमसीजी बिजनेस है 5.7%। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ आई वो HPC कैटेगरी में आई विच वाज 8.9%, और उसके बाद हेल्थ केयर और HPC वर ऑलमोस्ट 1%, 1.3 and 1.7% respectively. Our international business also did very good, जो कि 11% ग्रो किया, जिसने in INR terms में, followed by Dubai, which was almost 17%, and
even UK and other certain countries. तो हमें लगता है कि HPC will continue to do good, or with good winters, which is predicted to be severe winters, then our healthcare portfolio में अभी तक ऐसी उम्मीद है कि च्यवनप्राश, honey और winter centric products should also start picking up. So we are hopeful, but it all depends on how the severe winters are. So we are waiting and watching it. वेल तो डेफिनेटली जो इंटरनेशनल बिजनेस है वहाँ से एक जो ग्रोथ का मोमेंटम है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस टाइम पे अगर हम बात करें वॉल्यूम बेसिस पे, तो वॉल्यूम ग्रोथ किस तरीके की रही है और इनफैक्ट आगे चल के वॉल्यूम्स में हमें किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिल सकती है? या जैसे आपने सही कहा कि पिछले क्वार्टर 1 में वॉल्यूम डिक्लाइन किया था, बट क्वार्टर 2 में वॉल्यूम्स हैव इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 2% इन इंडिया, व्हिच इज एटलीस्ट एन इंप्रूविंग साइन वर्सेस और एन इंप्रूविंग ट्रेजेक्टरी. तो हमें ऐसा लगता है कि अगेन इट शुड marginally improve from here, but as I said earlier, it will all depend on how severe the winters are. अगर मैं सेगमेंट वाइज बात करूं फिर से, तो HPC तो वी स्टिल थिंक विल डू बेटर, अराउंड 5 to 8% growth, and healthcare also will do good, depending on च्यवनप्राश, honey and other winter centric products. ओके तो इस सेगमेंट में एक हमें जैसे विंटर्स की तरफ हम अप्रोच करेंगे, ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है वो है. अब इस टाइम पे अगर मैं बात करूं रॉ मटेरियल के फ्रंट पे, तो इस टाइम पे वहाँ पे प्राइसिंग ट्रेंड कैसा है और आगे बढ़ के कहाँ पे असर पड़ सकता है अगर रॉ मटेरियल के जो प्राइस है वहाँ पे अगर हाइक देखा गया तो? इस क्वार्टर में हमारे को काफी इन्फ्लेशन आई, ऑलमोस्ट 7%, which was almost equivalent to the entire full year's inflation of last year in absolute term. तो अभी भी इन्फ्लेशन हमें दिख रही है, स्पेशली ऑयल्स कैटेगरी में, गोल्ड कैटेगरी में, एंड इन सर्टेन केसेस आल्सो इन वेरियस टाइप ऑफ ऑयल्स, एज आई सेड. तो शायद थोड़ा सा मॉडरेट होगा इन्फ्लेशन. अभी अगर 7% था तो अभी हमें दिख रहा है Q3 में इट शुड बी अराउंड 5%, बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर गियर्ड अप to protect our margins through value addition, and premiumizing our portfolio. तो हम प्रीमियमाइजेशन की तरफ काफी काम कर रहे हैं, जिससे हमें लगता है कि हम अपना ग्रॉस मार्जिन प्रोटेक्ट कर पाएंगे. डेफिनेटली. जैसे कि हम जानते हैं कि जो डाबर है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोडक्ट है, डे टू डे लाइफ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं. इस टाइम पे कोई प्राइस हाइक की योजना जो है कंपनी कर रही है? नेक्स्ट अभी हमने अभी हम प्राइस इंक्रीज नहीं ले रहे हैं, एंड ओनली वेरेवर दे आर वेरी स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल हेयर ऑयल्स, वी विल थिंक अबाउट इट, but as of now our focus is more on premiumization, and as I said earlier, in GST transition we have in fact reduced our prices, reduced our MRPs to give benefit to our consumers. तो अभी हमारा शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम प्राइस इंक्रीज करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. तो चलिए आगे बढ़ा जाए, और ये बात तो हो गई डाबर की. एक बार मानस जी से भी चार्ट चेक ले लेते हैं. सॉरी मानस जी, अब बोल दिया मैंने, अमित जी से के भी चार्ट चेक ले लेते हैं. अमित जी, डाबर इस टाइम पे चार्ट में किस तरीके से प्लेस दिखाई दे रहा है? 2 नंबर्स तो यहाँ पे हमें डिसेंट देखने को मिले थे. जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था उसी फ्रंट पे नंबर्स आते हुए दिखाई दिए, लेकिन स्ट्रीट यहाँ पे अगर चार्ट की तरफ नजर डाले तो यहाँ पे एक पेन जो है वो दिखाई दे रहा है. चार्टिकली किस तरीके से प्लेस्ड है? नहीं जी, देखिए टेक्निकली तो स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है. 200 MA का रेजिस्टेंस लगभग 510 के आसपास आता है. स्टॉक वो लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है. रिजल्ट से पहले हमने देखा कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था अराउंड 200 MA, नीचे की रेंज 500, ऊपर की 510 थी. वहां पे हमारे कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस भी थे विच वर एक्टिंग एज रेजिस्टेंस, और वहां से हमने एक रेंज ब्रेकडाउन देखा है. तो स्ट्रक्चर वीक है. मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, लेकिन हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट लगभग 480 के आसपास है, 480 तक के लेवल्स यहाँ पे पॉसिबल है डाबर टच कर जाए. स्टॉप लॉस लगभग हम 497 रुपीज का रखेंगे. ओके 97 रुपीज का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस. सॉरी, एक बार फिर से आप स्टॉप लॉस बताएंगे अमित जी? जी मुझे लगता है जी 480 तक के लेवल्स यहाँ पे पॉसिबल हैं. स्टॉप लॉस फॉर द व्यू विल बी 497. 480 के टारगेट्स
हाँ जी। ओके 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 ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा सा, आई एम सो सॉरी, माय बैड। चलिए अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ थोड़ा सा बदला जाए और अमित जी का ही सवाल आया है सोशल मीडिया में। इनके पास ऊनो मिंडा का एक लॉट है नवंबर फ्यूचर का। ये पूछ रहे हैं कि हमें क्या टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जी देखिए, उनो मुंडा का अभी तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना है लगभग 1180 के आसपास। स्टॉक 50 और 10 डेमा भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा ओवरऑल ब्रॉडर इंडेसेस में प्रेशर है, लेकिन अगर थोड़ा सा मार्केट्स यहाँ पे संभलते हैं तो मुझे लगता है उनो मिंडा 1250 टू 1260 तक के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस लेकिन हम बड़ा नहीं रखेंगे यहाँ पे। स्टॉप लॉस आप रखिए 1223 रुपीज का। ओके, तो ये थी राय ऊनो मिंडा पे। ये यूज़र आईडी तो स्टार लॉट के नाम से है, बट हाँ इनका सवाल आया है अमित जी टाटा मोटर्स के ऊपर। इनके पास पोर्टफोलियो में 100 शेयर्स हैं टाटा मोटर्स के, और जो प्राइस पे बाइंग की गई है वो है 395 रुपीज़। वो बोल रहे हैं यहाँ से हमें और कितना अपसाइड देखने को मिल सकता है, मिड टू लॉन्ग टर्म का नजरिया है इस वक्त। जी देखिए, चार्ट्स में अभी भी लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये एक अलग बात है कि डेफिनेटली इसने एक बेस बनाने की कोशिश की है लगभग 380 के लेवल्स पे। पिछले कुछ दिनों से रादर 10 टू 15 डेज से लीनियर राइज यहाँ पे देखा, 50 डेमा रिकवर हुआ है। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट टारगेट अगर ये मोमेंटम मेंटेन रखता है तो 430, जहां हमारा 200 डेमा रेजिस्टेंस है, वहां तक ये स्टॉक पॉसिबली जा सकता है। स्टॉप लॉस लेकिन हम टाइट रखेंगे 409 का। ओके, 409 का आपको रखना होगा टाटा मोटर्स के अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अमित जी एक स्टॉक और देख लीजिए, यूएसएल। शारदा जी का इसके ऊपर सवाल है। यूएसएल, इनफैक्ट यूएसएल के नंबर्स भी आए हैं और आज हमें अर्ली ट्रेड में यहाँ पे करीब करीब 5.5% तक का इजाफा भी देखने को मिला था। दो अभी थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, 4.5% पे ये कारोबार कर रहा है तेजी के साथ। इसके अगर प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट की बात देखी जाए तो वहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो मिला है। अब क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पे कोई खरीदारी का मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, स्टॉक ने अपना 200 एमआ एक मैसिव गैप के साथ आज रिगेन किया, 200 एमआ के ऊपर चला गया है। पहले हम देख रहे थे कि 1400 वाज अ बिग हर्डल। डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि इंट्राडे गेन्स स्टॉक ने जरूर गिव अप कर दी है। चार्ट्स के ऊपर 1488 तक के लेवल्स बने थे, अभी 1455, प्रोबब्ली बिकॉज ब्रॉडर इंडेक्सेस थोड़ा वीक हैं। तो पोजीशन है तो आप बने रहे। फ्रेश पोजीशन अगर आपने बनानी है तो मुझे लगता है कोई डिप अगर हमें बाजार के कारणवश कोई डिप हमें मिले 1435 1430 के आसपास, तो वहां पे एक फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1420 रुपए का। ओके, तो 1420 को आपको रखना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये थी राय यूनाइटेड स्पिरिट के ऊपर। कविता जी का सवाल आया है अमित जी। इनके पास hyundai इंडिया के 50 शेयर्स हैं और 2500 रुपये पे इन्होंने खरीदारी की है। वहां से हल्का फुल्का ये कूल ऑफ 100 रुपये प्रति शेयर हमें होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन आगे की ट्रेजेक्ट्री hyundai की किस तरीके की दिखाई दे रही है? देखिए, हुंडई मोटर्स में हमने एक अच्छा खासा पुल बैक देखा था। वीकली सपोर्ट से स्टॉक वापस स्ट्रेंथ रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 2-3 सत्रों में हमने देखा है 10 20 और 50 डेमा रिगेन हो गया है। आज भी स्टार्ट इसकी अच्छी थी, बट सिमिलर चीज, मार्केट थोड़ा सा वीक है तो थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे आ गया है। तो जब तक 2300 ये सस्टेन करता है, मुझे लगता है यहाँ पे आपको होल्ड के रखना चाहिए। प्रॉब्ली स्लो एंड स्टडी मूवर रहेगा, बट चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है एज लॉन्ग एज 2300 इज इंटैक्ट। ओके, तो जब तक 2300 इंटैक्ट है तब तक थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्गर साइड पे बना हुआ है। अमित जी एक सवाल और है कविता जी का ही। इनका सवाल है ग्रेविटा इंडिया के ऊपर। 50 शेयर्स है अगेन इनके पोर्टफोलियो में और 1800 पे इन्होंने बाइंग की है और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है। पूछ रहे हैं कि क्या करें। आज इसके नंबर, कल इसके नंबर्स भी आए थे और नंबर्स अच्छे आए थे, जिसके बाद एक हमें शार्प रैली डेफिनेटली देखने को मिली है। 1650 से ये बाउंस होके सीधा 1750 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। आगे क्या लग रहा है? जी देखिए, स्टॉक ने एक बेस बनाने की जरूर कोशिश की है। रिजल्ट से पहले हमने देखा 1530 से लेकर 1600 में एक कंसोलिडेशन हुआ है। आज के सत्र में एक मूव देख रहे हैं। 2-3 सत्रों पहले भी हमने एक मूव देखा था विच वाज बैक बाय डिलीवरी वॉल्यूम्स। थोड़ा सा स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 1760 के आसपास है। 1760 अगर क्रॉस करता है क्लोजिंग बेसिस में तो स्लो एंड स्टडी आप मूव देखेंगे यहाँ पे। इन द मीनवाइल आपकी पोजीशन है तो 1700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसे होल्ड करें।
ओके, तो कविता जी आप 1700 का यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके चल सकती हैं ग्रेविटा इंडिया पे। अमित जी डेफिनेटली थक गए होंगे, मैंने बैक टू बैक काफ़ी सारे सवाल ले लिए। इसी बात पे हम दोनों एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। अपने सवाल मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जल्दी से भेजते रहिए, वहाँ से मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को पिक किया जाए। विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन की लेयर्स की, और यहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3। लेयर 1 वो होती है जो बेस या फाउंडेशन होती है ओवरऑल ब्लॉकचेन का, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम या फिर सोलाना। यहाँ पर इसकी अपनी कंसेंसस होती है, अपनी सिक्योरिटी होती है, ये अपना ऑन चेन ट्रांजैक्शंस को खुद मैनेज करता है और सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, पूरे इकोसिस्टम को भी यहाँ पर ये पहुँचाता है। यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं जो ये लेयर 1 सफ़र करता है, और वो ये है कि इसमें स्केलेबिलिटी नहीं होती। इसमें अगर आप ट्रांजैक्शन टाइम, स्पीड, एफिशिएंसी, कॉस्ट में कुछ करना चाहें तो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए लेयर 2 क्रिप्टो इसके ऊपर लॉन्च किया जाता है। लेयर 2 की जहाँ तक बात है, ये एक सेपरेट प्रोटोकॉल है जिसको लेयर 1 के ऊपर बनाया जाता है, और इसकी वजह से हम यहाँ पर स्केलेबिलिटी आता हुआ देखते हैं। इम्प्रोवाइज आप इसे कर सकते हैं, चाहे वो स्पीड है, टाइम है, नई नई चीज़ें हैं, वो लेयर 1 के ऊपर लेयर 2 बनाने के में आप यहाँ पर काम करता है। ये लेयर 1 को किसी भी तरीके से चेंज, मॉडिफाई नहीं करता, लेकिन इसकी वजह से मार्केट्स में यहाँ पर इंटरऑपरेबिलिटी आ जाती है, ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ जाती है, कॉस्ट एफिशिएंसी यहाँ पर मार्केट्स में आ जाती है। और अगर लेयर 2 के एग्जाम्पल्स देखे जाएँ तो इसमें आर्बिट्रम, पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म, लाइटनिंग सेक्टर, नेटवर्क की सारे के सारे यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं। आपको बता दें कि जो सिक्योरिटी है अंडरलाइन ब्लॉक 1 की, ब्लॉकचेन 1 लेयर की, उसकी वजह से ही हम यहाँ पर लेयर 2 इसके ऊपर खड़ा होता हुआ देखते हैं। और इसके बाद आता है लेयर 3 क्रिप्टो। अब हमने ब्लॉकचेन तो देख लिया और उसके ऊपर और काम, स्केलेबिलिटी भी आता हुआ देख लिया, लेकिन अब इसके ऊपर आपको एप्लीकेशंस डालनी है तो वो लेयर 3 में आएंगी। अब इसमें स्पेसिफिक डिसेंट्रलाइजेशन एप्लीकेशंस, गेमिंग, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ये सब कुछ लेयर 3 के तहत यहाँ पर आता है। तो यानी कि जो फंक्शनैलिटी है, इंटरऑपरेबिलिटी है, साथ ही साथ जो स्केलेबिलिटी है, आपको जैसा चाहिए कस्टम मेड भी यहाँ पर बन के मिलता है। तो काफ़ी सारी जो यूज़र्स की डाइवर्स नीड्स होती हैं वो लेयर 3 में यहाँ पर पूरी होती हैं। तो चाहे वो, जैसे मैंने कहा, गेमिंग है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, NFTs है, ये सारा का सारा यहाँ पर लेयर 3 में आता है। और इसके एग्जाम्पल्स जो बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर एस्टैब्लिश होते हुए देखे हैं है डीजेन चेन, ऑब्स नेटवर्क, जाय गेम्स, ये सारे के सारे इसी लेयर 3 के तहत यहाँ पर काम करते हैं। ऑफ कोर्स 50s एंड 100s में ये कंपनीज हैं, लेकिन ये कुछ ऑफ कोर्स एग्जांपल्स हैं जिन्होंने यहाँ पर बेहतरीन काम किया है। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX।